नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ये हमारी परीक्षा वाली जो किताब है उसका पूरा का पूरा निचोड़ है परीक्षा वाणी आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसमें हमने एक टॉपिक को उठाया है जिसका नाम है पुर्तगाल, और इसको हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। अगर आप किसी टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत अच्छी वीडियो है आपके इतिहास के लिए और बहुत डीप क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद पुर्तगाल चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, मतलब पुर्तगालीज कहाँ से आए थे और भारत पे उनका क्या क्या प्रभाव रहा। ये एक नोट्स के माध्यम से है, आप बिल्कुल सेम वैसे नोट्स बना सकते हैं और ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पुर्तगाली, ठीक है, ये प्रथम यूरोपियन थे, मतलब यूरोप से जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि समुद्री मार्ग की खोज की है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुर्तगालियों ने यानी वास्को डी गामा ने या फिर पुर्तगालियों ने भारत की खोज की है, वो ऐसा बोलते हैं। पर भारत की खोज ना करके भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है, मतलब भारत आने तक का सीधा रास्ता की खोज पुर्तगालियों ने की है। तो ये पहले यूरोपियन थे, इससे पहले कोई भी यूरोपी समुद्री मार्ग से भारत नहीं आया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा वास्को डी गामा। ये एक पुर्तगाली नागरिक था, ठीक है, और ये भारत आया था तो ये किसके नेतृत्व में आया था, मतलब किसके प्रतिनिधित्व कर रहा था किसको, तो उस समय जो पुर्तगाल के सम्राट थे जिनका नाम था डॉन हेनरिक। ठीक है, तो पुर्तगाल सम्राट थे डॉन हेनरिक, और हेनरी द नेविगेटर ये उनकी उपाधि है। इनकी उपाधि है हेनरी द नेविगेटर, का प्रतिनिधित्व करते हुआ भारत आया था। मतलब उस समय ये भारत में अपने सम्राट, अपने राजा को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, वास्को डी गामा किसे रिप्रेजेंट कर रहा था जब वो भारत आया था, तो वो अपने पुर्तगाल के सम्राट को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका प्रतिनिधि बनकर आया था। ठीक है, आगे देखेंगे किस सन में जो है जो वास्को डी गामा है वो भारत आता है, तो 1498। ठीक है, 1498 पे जो है वास्को डी गामा भारत आता है और भारत में ये कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पे उतरता है। कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर उतरता है, ये याद रखेंगे आप लोग। उस समय जो कालीकट के राजा हुआ करते थे उनका नाम था जमोरिन। जमोरिन द्वारा स्वागत किया जाता है। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आपको रिवीजन करा सकते हैं और पूरा का पूरा आपको याद करा देंगे। तो जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया तो भारत के कप्पक डाबू बंदरगाह पर उतरा वो, और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था जमोरिन। ये राजा का नाम है जमोरिन। जमोरिन उसका स्वागत करते हैं, ठीक है, और कई सारी चीज़ें उसे उपहार में देते हैं। यहाँ से वो बहुत सारे मसाले, जिसमें काली मिर्च का बहुत जो है महत्व है, काली मिर्च और बहुत सारे मसालों को ले जाता है और अपने बाज़ार में बेचता है यूरोप के। तो वहाँ से उसे 60 गुना मुनाफा होता है। ठीक है, जब 60 गुना मुनाफा होता है तो फिर पुर्तगाली भारत आने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। फिर उसी के बाद 1500 ईस्वी में ठीक 2 साल बाद दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत आता है। ठीक है, दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत आता है और इसमें आता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में कैब्राल भी बोल सकते हैं। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये भारत आता है, और अब जब ये भारत आता है तो बहुत बड़ी संख्या में आता है, बहुत बड़े व्यापारियों को लेकर आता है। देखिए 13 जहाज़ों का एक बेड़ा बनाकर जब ये भारत आता है कैब्राल, तो 13 जहाज़ इसके साथ होते हैं। 13 जहाज़ों का बेड़ा बनाकर ये भारत आते हैं बड़ी मात्रा में व्यापार करने, यहाँ से बड़ी मात्रा में चीज़ों को यूरोप के बाज़ार में ले जाने। ठीक है, लेकिन जब ये पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो ये बात जो है यहाँ जो पहले से अरबी लोग रह रहे होते हैं उन्हें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो अरबी व्यापारियों से इनका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और अरबी लोगों को ये नहीं अच्छा लगता कि पुर्तगाली लोग भी यहाँ पर आए और भारत से व्यापार करें। तो पुर्तगालियों से अरबियों का जो है, अरब के लोगों का संघर्ष प्रारंभ होता है और अरब के व्यापारी जो है इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, चिढ़ते हैं। लेकिन पुर्तगाली जो है वो अरबी लोगों को पराजित कर देते हैं। मतलब जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, जो छोटी मोटी झड़पें होती हैं, उनमें अरब लोग पराजित हो जाते हैं और पुर्तगाली अपना व्यापार
प्रारंभ करते हैं, मतलब करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोचीन और कन्नौज के शासकों से मित्रता कर लेता है। कौन कर लेता है? जो कैब्राल भारत आता है ये कोचीन और कन्नौज के शासकों से भी मित्रता कर लेता है कि आप हमारी मदद करो हमें जो है व्यापार करने में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा हमारे 2 अभियान हुए थे। पहले में 1498 में वास्को डी गामा आता है, 60 गुना मुनाफा करके ले जाता है, जब उन्होंने उसका स्वागत करता है। दूसरे अभियान में कैब्राल, अल्वारेज कैब्राल आता है 13 जहाज़ों के साथ, बहुत बड़ी संख्या में जो है वो माल ले जाना चाहता है। अरब व्यापारियों से उसका संघर्ष होता है, लेकिन अरब उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते, और कोचीन और कन्नौज के जो शासक हैं वो उनसे मित्रता कर लेता है कि आप हमारी व्यापार में मदद करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल यहाँ से ले जा पाएँ। ठीक है, 1502 में, ठीक 2 साल बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आता है। ठीक है, इस समय भी वो व्यापार के सिलसिले में वापस आता है। तो वास्को डी गामा 1502 में वापस आता है। ये बात पूछी जाती है कि वास्को डी गामा कितनी बार आया, दूसरी बार कब आया था और तीसरी बार कब आया। ठीक है, तो 1502 में वास्को डी गामा भारत आता है दूसरी बार। ठीक है, आगे देखते हैं। 1503 में पुर्तगाल की कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। ठीक है, तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है वो 1503 में स्थापित होती है। कहाँ पर? कोचीन में पहली फैक्ट्री। ठीक है, ये पहली फैक्ट्री अपनी कोचीन में लगाते हैं। इस फैक्ट्री के अंतर्गत क्या होता है, इसमें मतलब माल को जगह जगह से लाकर इकट्ठा किया जाता है और फिर यहाँ से ये जो है यूरोप के बाज़ार में जाने के लिए जहाज़ों पर लादते हैं। ठीक है, और 1505 ईस्वी में कन्नौज में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी पहली फैक्ट्री है पुर्तगालियों की वो कोचीन में लगी है और दूसरी फैक्ट्री कन्नौज में लगी है 1503 और 1505 में। ठीक है, पंद्रह सौ पाँच में एक नीति के तहत 3 वर्ष के लिए, अब देखिए फैक्ट्री स्थापित हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रभुत्व बन गया है। तो क्या होता है कि पुर्तगाली लोग अपना एक गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। क्या? ठीक है, कंपनी बन गई है, फैक्ट्री बन गई है, कि अब एक गवर्नर भी होना चाहिए जो भारत से व्यापार कर सके। तो 1505 में एक नीति के तहत 3 वर्ष के लिए, देखिए 3 वर्षों के लिए पहला गवर्नर है ना, जो हमारा पहला गवर्नर है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। ठीक है, इससे पहले वास्को डी गामा भी आया, आपने देखा कैब्राल भी भारत आया, लेकिन वो एक व्यापारी के रूप में भारत आए थे, वो गवर्नर बनकर भारत नहीं आए। गवर्नर बनकर जो भारत आया है वो पहला गवर्नर है उनका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वास्को डी गामा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत वास्को डी गामा कितनी बार आया, तो वास्को डी गामा भारत आया कुल 3 बार। कितनी बार? कुल 3 बार वास्को डी गामा भारत आता है। ठीक है, तीसरी बार कब आया ये देख लेते हैं। तीसरी बार भारत आया है 1524 में। ठीक है, 1524 में जब भारत आता है तब वो पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आता है। ठीक है, और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, कोचीन में उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, भारत के जो कोचीन नामक जगह है वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है 1524 में, यानी ये वापस पुर्तगाल नहीं जा पाता है जब तीसरी बार आता है, और कोचीन में ही इसकी समाधि बनी हुई है आज भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना सब चीज़ें देखा। अब हम आगे चलेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि जो हमारा पहला गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनकर जब आया है भारत में, तो उसने क्या क्या काम किए हैं, अब यहाँ से शुरू होते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहला पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय था। ठीक है, आप जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार को सुरक्षित करना, मतलब जितना भी हमने व्यापार बना लिया है उसको हम सुरक्षित रख पाएँ। ठीक है, इसका बस इतना सा महत्व था कि हमने जो रास्ता खोजा है भारत आने का उसको हम सुरक्षित रखें, जो हमने समुद्री साम्राज्य अपना बना लिया है उसको सुरक्षित रखें, इस उद्देश्य के तहत ये आया था। ठीक है, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शांत जल की नीति, मतलब युद्ध कम से कम हो या फिर ना हो, और हम अपना साम्राज्य जो हमने बना रखा है उसको सुरक्षित रखें, और उस साम्राज्य को सुरक्षित रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर पाएँ।
तो ये बनाया था, ये जो नीति थी ये थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, जो 1505 से लेके 1509 तक का इसका कार्यकाल रहा है, और इसमें के तहत जो पहला पुर्तगाली गवर्नर है। और जब इसका ये जो शांत जल की नीति जब इसने अपनाई थी, तो इसने 3 जगह पर दुर्ग निर्माण करे थे। दुर्ग एक तरीके के किले होते हैं, या किले से थोड़े छोटे समझ लीजिए, दुर्ग निर्माण करे थे अंजाडीवा, कन्नूर और किल्वा में। अंजाडीवा, कन्नूर और किल्वा में इसने दुर्ग निर्माण करे, ठीक है। और इसका एक विशेष काम ये रहा है कि जो पुर्तगाल आ रहे थे, पुर्तगाली के लोग आ रहे थे भारत में व्यापार करने, इनसे कई सारे लोग चिढ़ने लगे थे। जैसे गुजरात के कुछ व्यापारी चिढ़ते थे, तुर्की के कुछ व्यापारी चिढ़ते थे, और मिस्र के कुछ व्यापारी चिढ़ते थे। तो गुजरात, तुर्की और मिस्र की जो संयुक्त सेना थी, इन तीनों ने अपनी अपनी सेना बना ली, मतलब है, तो जो उनकी संयुक्त सेना थी उसको किसने पराजित किया? उसको पराजित किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। जब इसको, इन तीनों सेनाओं को इसने पराजित किया समुद्र में, तो पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। तो एक तरीके से इसने वर्चस्व को स्थापित कर दिया था, ठीक है, गुजरात, तुर्की और मिस्र की संयुक्त सेना को हराकर। तो यहाँ तक हमने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा देख लिया, हमने देख लिया वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था, पहला गवर्नर कौन था, फैक्ट्रियों के बारे में हमने जानकारी ले ली कि पहली फैक्ट्री हमारी कोचीन में बनी थी, दूसरी कन्नूर में बनी थी, ठीक है। और कैसे दूसरा व्यापारी जो था वो कैब्राल था, वो एक व्यापारी था बस, ठीक है, वो कोई गवर्नर नहीं था। ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। अब हम चलेंगे कि हमारे दूसरे गवर्नर की ओर। जो दूसरा गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुर्क, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुर्क जो है अल्मीडा के बाद जो है गवर्नर बनता है, और इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है ये अभी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले वाले ने तो, हम जो है हमारा पहला गवर्नर था अल्मीडा, इसने तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, मतलब शांत जल की नीति। हमें युद्ध नहीं करना है या फिर कम से कम करना है, ठीक है, अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुर्क जो है ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ये 1503 में जब भारत आया था तब ये गवर्नर नहीं था, तब ये एक छोटा सा पद अधिकारी था, जहाजी बेड़ा नायक। जब ये भारत आया था तब ये मात्र जहाजी बेड़ा नायक था, लेकिन अपनी उपलब्धियों की दम पर अपने आप को आगे बढ़ाते हुए ये जो है जो गवर्नर बनता है 1509 में, ठीक है। 1503 में जब ये भारत आया तो जहाजी बेड़ा नायक था, जैसा कि आप जानते हैं, और इसी के सहयोग से जो है, मतलब थोड़ा बहुत सहयोग इसने किया था, प्रथम यूरोपियन दुर्ग कह लें या फिर पहली फैक्ट्री कह लें, प्रथम पुर्तगाली दुर्ग निर्माण जो है, प्रथम फैक्ट्री जो हमारी वह है कोचीन में बनती है, इसके सहयोग से बनती है। 1509 में जब ये गवर्नर बनता है, ठीक है, उसके बाद ये अपने आप का जो है विस्तार, पुर्तगाली विस्तार को प्रारंभ करता है। और कैसे प्रारंभ करता है, इसकी सबसे बड़ी जीत क्या होती है उसको देखते हैं। 1510 में ये गोवा जीत लेता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोवा कब जीता पुर्तगालियों ने और किससे जीता। गोवा 1510 में जीता गया पुर्तगालियों द्वारा, और यूसुफ आदिल शाह उस समय वहाँ गोवा का शासक था, यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगाली गोवा छीन लेते हैं, ठीक है, 1510 में। और गोवा जो है इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का काम करता है। इसलिए अल्फांसो डी अल्बुर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। और सिर्फ गोवा ही नहीं, ये यहाँ पर नहीं रुकता, इसके बाद ये 1511 में मलक्का बंदरगाह जीतता है, ठीक है। और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में होमबुर्ज बंदरगाह जीतता है। तो ये दो बंदरगाह जो व्यापार में बहुत बड़ा महत्व रखते थे, उन पर भी अपना पुर्तगाली अधिकार कर लेता है, ठीक है। 1510 में गोवा जीता, 1511 में मलक्का बंदरगाह जीता, 1515 में होमबुर्ज बंदरगाह जीता, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अब ये समझता है कि हम तो व्यापारी हैं यहाँ पर, लेकिन जो हमने यहाँ पर साम्राज्य बनाया है वो उसको स्थायित्व देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी कुछ जनता, कुछ पुर्तगाली यहाँ पर भी रहें। तो उसके लिए ये प्रोत्साहित करता है कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह कर लो।
जिससे हमारा साम्राज्य स्थायी हो जाएगा पुर्तगाल भारत में। तो पुर्तगाली आबादी को बसाने की दृष्टि से ये भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन देता है। ये कहता है कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पुर्तगाली लोग हैं वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें, ठीक है, जिससे पुर्तगाली आबादी को भारत में बसाया जा सके और हमारा शासन करना आसान हो, हमारा व्यापार करना आसान हो। सती प्रथा का विरोध भी ये करता है, ये इसकी अच्छी बात रही है। और इसी कारण, क्योंकि ये सती प्रथा का विरोध करता है, और आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में सती प्रथा का विरोध किया है राजा राम मोहन राय ने। तो इसीलिए राजा राम मोहन राय कैसे पूर्वगामी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुर्क को, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने अल्फांसो डी अल्बुर्क के बारे में पढ़ी, इतनी ही पुस्तक में इसका विवरण मिलता है, इससे ज़्यादा विवरण इस परीक्षा वाली पुस्तक में नहीं मिलता, और इतना ही हमारे लिए सफिशियंट है। आगे चलेंगे नोनुद कुन्हा, ठीक है। नोनुद कुन्हा के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके अगले जो गवर्नर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नोनुद कुन्हा का जो कार्यकाल रहता है वो 1529 से 1538 रहता है, ठीक है। जब नोनुद कुन्हा जो गवर्नर बनके भारत आते हैं तो भारत की स्थिति में जो मुगल बादशाह होते हैं वो उस समय गद्दी पर हुमायूं बैठे होते हैं, और गुजरात में एक बादशाह होते हैं, एक शासक होते हैं बहादुर शाह। हुमायूं और गुजरात के बादशाह बहादुर शाह की आपस में लड़ाई संघर्ष चालू रहता है, ठीक है। वो आपस में उलझे हुए होते हैं, और इसी समय का फ़ायदा उठाकर नोनुद कुन्हा इस संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में बेसिन और 1535 में दीप, बेसिन और दीप पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। क्योंकि हुमायूं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो गुजरात में बहादुर शाह से उलझे हुए हैं। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा उठाता है पुर्तगाली गवर्नर नोनुद कुन्हा, और वो 1534 में बेसिन, 1535 में दीप पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। और 1530 में क्या हो करता है? ये अपने शासन केंद्र को कोचीन से गोवा स्थापित करता है। अभी तक जो हमारा शासन केंद्र था पुर्तगालियों का वो कोचीन था, लेकिन 1530 में नोनुद कुन्हा अब कोचीन से हटकर गोवा की तरफ अपना शासन केंद्र जो है सेंटर पॉइंट पुर्तगालियों का उसको स्थापित करता है। तो अब पुर्तगालियों का जो शासन केंद्र है वो गोवा बन चुका है 1530 में। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे गार्सिया द नरोहा, ये 1538 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है, और इसका जो काम रहता है 1538 में ये सिलोन यानी श्रीलंका के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लेता है, बस, ठीक है। और 1559 में दमन पर भी पुर्तगाली कब्जा हो जाता है। तो यहाँ तक जो है पुर्तगालियों की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। हमने पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ा, पुर्तगाली व्यापारियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। और पुर्तगाली जो है गोवा पर, दमन द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन 1580 में क्या होता है? 1580 में एक ऐसी घटना घटती है जो पुर्तगालियों के भारत के साम्राज्य पर पतन का कारण बनती है। कैसे? 1580 में पुर्तगाल अपनी स्वतंत्रता खो देता है। पुर्तगाल का एक पड़ोसी देश है, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे पुर्तगाल का पड़ोसी देश है स्पेन। स्पेन पुर्तगाल पे कब्जा कर लेता है, पुर्तगाल अपनी स्वतंत्रता खो देता है। अब पुर्तगाल एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहता। कौन कब्जा करता है? स्पेन। स्पेन उस पर कब्जा कर लेता है और पुर्तगाल अपनी स्वतंत्रता खो देता है। यानी जो पुर्तगाल कभी दूसरे राज्यों पर दूसरी जगह व्यापार करता है, दूसरे राज्यों की जगहों पर कब्जाता है, अब वो ही खुद स्वतंत्र राज्य नहीं रहा, उस विलय हो जाता है। पुर्तगाल का विलय होता है स्पेन में, और यहीं से पुर्तगाली जो व्यापारी हैं, पुर्तगाली जो सेनाएं हैं, वो हारना स्टार्ट कर देती है। वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगती है। कैसे? 1612 और 1622 में देखिए, सबसे पहले इन्हें अंग्रेज हराते हैं, क्योंकि अंग्रेज भी भारत आ चुके हैं, 1600 ईस्वी में आ चुके हैं। यहाँ पर 1612 हो रही है, और 1612 में जो इनकी लड़ाई होती है, इसमें सूरत जो एक बंदरगाह है, सूरत में
पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज़ों का अपना कारखाना खुल जाता है। आपको मालूम है कि अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में खुली है 1612 ईस्वी में। कैसे खुली? पुर्तगालियों को पराजित करके। ठीक है, पुर्तगाली पराजित होते हैं 1612 में और अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री खोल देते हैं। 1622 में होमबुर्ज में पराजित हो जाते हैं, यानी सूरत और होमबुर्ज अब अंग्रेज उनसे छीन लेते हैं, पुर्तगालियों के हाथ से निकल जाता है। फिर डच पुर्तगालियों से छीन लेते हैं। 1641 में मलक्का जीत लेते हैं डच। 1658 में श्रीलंका जीत लेते हैं। 1663 यानी 1663 में मालाबार जीत लेते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पुर्तगालियों के हाथ से चीज़ें अब निकलती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो 1580 का जो कारण हुआ है, स्पेन में विलय हो गया है, स्वतंत्रता अपनी खो दी है, तो अंग्रेज़ों ने भी उन्हें पराजित किया और डचों ने भी उन्हें पराजित किया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, दूसरा फैक्टर है पुर्तगाली और मुग़ल संबंध। पुस्तक में इसका विवरण है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि पुर्तगाल के और मुग़ल बादशाहों के कैसे संबंध आपस में थे। देखिए, अकबर के समय तक संबंध बहुत अच्छे थे। अकबर दरबार में बात हो रही, जेसूसाइट पादरी आते थे। ये कौन थे जेसूसाइट पादरी? ये ईसाई धर्म प्रचारक थे और पुर्तगालियों से इनके पादरियों के अच्छे संबंध थे। मतलब पुर्तगाली और मुग़ल के जो संबंध थे वो अकबर के दरबार तक अच्छे थे। इनके 3 दल आए थे, पादरियों के 3 दल आए थे 1580, 1590 और 1595 में। पुस्तक में सिर्फ इतना ही विवरण है, तो इतना ही विवरण मैंने यहाँ पे लिखा है और इतना ही ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, जहांगीर के काल में, अब हमने अंग्रेज़ों और अकबर के काल में देखा कि संबंध अच्छे थे और पादरियों का जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं उनका आना जाना था। 3 दल आए थे 80, 90 और 95 में। जहांगीर के काल में संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक है, क्यों खराब होते हैं? मुग़ल और पुर्तगाली संबंधों के बीच में आप क्रॉस लगा देख रहे हैं, ये संबंध जो है इनके खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं ये देखिए। इनके खराब होने के कारण है कि जहांगीर जो है ये 2 मिशन अपने गोवा भेजता है। ठीक है, 1607 में और 1610 में। लेकिन पुर्तगाली जो है ये जहांगीर को एक तरीके से नज़रअंदाज कर रहे थे। जहांगीर ने जो 2 मिशन भेजे गोवा, उनको भी नज़रअंदाज करा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन और तो और 1613 ईस्वी में 4 शाही जहाज को भी लूट लिया। जब 1613 ईस्वी में जहांगीर के 4 शाही जहाज़ों को पुर्तगालियों ने लूटा, क्योंकि अब पुर्तगाली लूट मार पर भी आमादा हो गए थे। जब 1613 में 4 शाही जहाज़ों को लूटा, तब जहांगीर को गुस्सा आता है और जहांगीर अपने सूरत के मुग़ल गवर्नर से कहता है कि जाओ इन्हें दंडित करो, इनको सबक सिखाओ, पुर्तगालियों के दिमाग अब ठिकाने नहीं है। जहांगीर अपने सूरत के मुग़ल गवर्नर मुकर्रब खां से कहता है। ठीक है, ये जो है सूरत के गवर्नर हैं और ये क्या करते हैं, ये अकेले नहीं जाते, ये अंग्रेज कप्तान डाल्टन की सहायता से, ठीक है, ये इसकी सहायता लेते हैं, अंग्रेजी कप्तान डाल्टन की सहायता लेते हैं और इनको पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ते हैं सूरत से और इनको दंडित करते हैं, मार काट करते हैं, पुर्तगालियों को भगाते हैं। ठीक है, और जहांगीर जो है वो पुर्तगाली व्यापारियों को जितनी भी सुविधाएं उसने दी थी सब बंद कर देता है। और तो और आगरा और लाहौर के गिरजाघर भी बंद करवा दिए जाते हैं। जो आगरा और लाहौर में गिरजाघर ईसाई चर्च खुले थे उनको भी जहांगीर बंद करवा देता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुग़ल बादशाह ने आगरा और लाहौर के गिरजाघर या चर्च बंद करवाए थे? तो जहांगीर ने बंद करवाए थे। क्यों बंद करवाए थे? क्योंकि उसके 4 शाही जहाज़ों को लूटा था पुर्तगालियों ने और ये उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। उसके जो मिशन उसने भेजे थे उनको नज़रअंदाज इन्होंने किया था। तो उसने अपने मुग़ल के सूरत के जो मुग़ल गवर्नर है मुकर्रब खां को भेजा कि जाओ इनके सबक सिखाओ और मुकर्रब खां ने डाल्टन की सहायता से इनको सबक सिखाया। लेकिन बाद में समझौता हो जाता है। समझौता होता है
जेसुइटों की सहायता से, ये पादरियों का जो एक वो जो गुट है वो है, जो पादरी ईसाई धर्म प्रचारक जो हैं, पुर्तगाली पादरी जो हैं, वो आते हैं और जहांगीर से समझौते के लिए कहते हैं कि फिर जहांगीर और पुर्तगालियों के बीच समझौता हो जाता है। आगे देखेंगे शाहजहां के काल में कैसे संबंध रहे। शाहजहां के काल में भी संबंध खराब रहे। 1632 से जो है पुर्तगालियों और मुगल संघर्ष फिर से प्रारंभ होता है। क्यों प्रारंभ होता है इसको देख लेते हैं। इस बार इनकी नई कहानी है। देखिए, चटगांव बंगाल में है और हुगली कलकत्ता में। ठीक है, तो चटगांव और हुगली की जो कोठी थी, यहाँ पर पुर्तगाली नमक बनाते थे। ठीक है, और नमक बनाने पे इन्हें एकाधिकार था। मतलब यही नमक बनाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नमक नहीं बनाएगा, ऐसा अधिकार इनको मिला हुआ था। ठीक है, मुगल बादशाह की तरफ से। किनको? पुर्तगालियों को। कोई बात नहीं, ये नमक बनाते थे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। और बदले में ये 10,000 टका शाही राजकोष में जमा करा देते थे कि आप हमें नमक बनाने की छूट दो, और केवल हम नमक बनाएंगे और कोई नमक नहीं बनाएगा हुगली में, और इसके बदले में हम 10,000 टका आपके शाही राजकार खजाने में जमा करा देंगे। कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम चलता था और ऐसा ही चलता रहता। मगर पुर्तगाली यहाँ पर क्या करते थे, ये जो नमक व्यापार के, नमक बनाने का कारखाना है, ये सब का तो करते थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और करते थे। यहाँ पर ही ईसाई धर्म प्रचार में बल प्रयोग करते थे। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये जबरदस्ती लोगों को यहाँ पर ईसाई बना रहे थे। कहाँ पर? बंगाल, चटगांव और हुगली में, है ना। चटगांव और हुगली में ये जबरदस्ती लोगों को ईसाई बना रहे थे कि ईसाई धर्म प्रचार करने में बल प्रयोग कर रहे थे कि जबरदस्ती अब तुम्हें ईसाई बनना है। और दूसरा था गांवों पर आक्रमण, यानी जो चटगांव और हुगली के आसपास जो गांव थे, जहां पर ये नमक बनाने का कारखाना इन्होंने खोल रखा था, जहां ये नमक बनाते थे, वहां के गांव को लूटते थे। वहां के आसपास के जितने गांव थी, वहां की जनता को परेशान करते थे। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे शाहजहां से इनकी लड़ाई होने के, इनके संघर्ष होने के। इन्होंने मुमताज महल, जो शाहजहां की प्रिय पत्नी थी, मुमताज महल की नौकाएं, उसकी अपनी पर्सनल जो नौकाएं चलती थी बोरिक रानी की, उसका भी अपहरण कर लिया। ये उस पर भी नहीं चूके और उसका भी अपहरण कर लिया। ठीक है, दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी कि जब जहांगीर के प्रति जो है शाहजहां ने विद्रोह किया था, तो इन्होंने शाहजहां को कोई सहायता नहीं दी थी। मतलब शाहजहां ने जब अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो शाहजहां ने सोचा था कि तुम हमारी मदद करोगे, तो इन्होंने मदद नहीं की थी। अब गद्दी पे शाहजहां बैठा था, तो जाहिर सी बात है वो मन में अपने ईर्ष्या रखेगा कि अच्छा, जब हमें मदद की ज़रूरत थी तब तुमने हमारी मदद नहीं की थी। ठीक है, जब हमें अपने पिता से लड़ने के लिए मदद की ज़रूरत थी तब तुमने हमें हमारी मदद नहीं की थी। अब गद्दी, मुगल बादशाह की गद्दी पर मैं शाहजहां बैठा हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तुम्हें ये छूटें मैं क्यों दूँ। ठीक है, और तो और जब मुगल बादशाह शाहजहां जब गद्दी पर बैठा, जब वो बादशाह बना, तो बादशाह के विषय में एक प्रथा होती है नजराना भेंट करना। ठीक है, मुगल बादशाह को नजराना भेंट किया जाता है। अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांत, अलग अलग व्यापारी जो है उसको नजराना, मतलब तोहफा या गिफ्ट जो है देते थे। लेकिन पुर्तगालियों ने शाहजहां को कोई भी नजराना पेश नहीं किया था। तो ये सारी वजह थी, ईसाई धर्म प्रचार में बल का प्रयोग, गांव पर आक्रमण, मुमताज महल की नौकाओं को लूटना, शाहजहां के प्रति विद्रोह में सहायता न करना, और बादशाह शाहजहां को नजराना पेश न करना। इतनी सारी वजहें जब हो गई थी, तो फिर शाहजहां को आया गुस्सा और उसने कहा ठीक है, पुर्तगाली अब भी नहीं मान रहे, इनको फिर से सबक सिखाया जाए। उसने अपने बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खां को कहा कि कासिम खां, पुर्तगालियों को सबक सिखाओ। कासिम खां जल और थल मार्ग दोनों तरफ से पुर्तगालियों पर हमला कर देता है और पुर्तगाली जान बचाकर भागने लगते हैं। बहुत सारे पुर्तगाली मारे जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि औरंगजेब के समय में इनके संबंध कैसे रहे। एक शॉर्ट नोट पे बता दूं कि औरंगजेब के समय भी इनके संबंध अच्छे नहीं रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि औरंगजेब के समय में ये और ज़्यादा लूटमार पे और एक तरीके से
समुद्री डाकू बन गए थे। ठीक है, औरंगजेब के समय में क्या करते थे पुर्तगाली? अकरानी या समुद्री डाकू आप समझ लीजिए, ये समुद्री डाकू से मिलकर पुर्तगाली लूट करते थे। ठीक है, पुर्तगालियों ने समुद्री डाकू जो होते थे उनके साथ एक तरीके का टाई अप कर लिया था, एक समझौता कर लिया था कि ठीक है चलो मिलकर दोनों लोग लूटते हैं। ठीक है, तुम हमारे जहाज मत लूटना, लेकिन अब बाकी लोगों के लूटने में मदद करेंगे, तुम लूटो, थोड़ा पैसा हमें भी देना। तो औरंगजेब ने बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को भेजा और शाइस्ता खां सोनदीप पर कब्जा कर लेता है, जो पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में होता है। सोनदीप पर, बंगाल की खाड़ी पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि इनके संबंध कैसे रहे। अब आगे देखेंगे, यहां पर हमने देखा संबंध कैसे रहे, और यहां पर सीधी सी बात है कि अकबर के समय संबंध अच्छे थे, उसके बाद संबंध निरंतर खराब होते गए औरंगजेब के समय तक। ठीक है, क्या क्या घटनाएं हुई इसका विवरण हमने देखा, पुस्तक में इसी तरीके का विवरण है और बहुत ही अच्छा विवरण है। 1661 ईस्वी में जो चार्ल्स द्वितीय हैं, ब्रिटिश के राजकुमार यानी ब्रिटेन के राजकुमार, इनका विवाह हो जाता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुर्तगाली राजकुमारी हैं और ब्रिटिश के जो राजकुमार हैं, इनका विवाह हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और जो इनको दहेज दिया जाता है ना, जो पुर्तगाल की तरफ से ब्रिटिश को दहेज दिया जाता है, उसमें मुंबई द्वीप दिया जाता है। ठीक है, मुंबई द्वीप अब पुर्तगालियों के पास से निकलकर ब्रिटेन में चला जाता है, ब्रिटिश हुकूमत में चला जाता है। कैसे? दहेज के रूप में। 1661 ईस्वी में जब राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है, तो पुर्तगाली लोग जो हैं वो ब्रिटेन को मुंबई द्वीप दहेज में दे देते हैं। 1739 में मराठे भी पीछे नहीं हटते और वो भी सालसेट और बेसिन पुर्तगालियों से छीन लेते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बेसिन पुर्तगालियों से किसने छीना या सालसेट किसने छीना? तो ये मराठों ने छीना था 1739 में, 39 में। ठीक है, तो इस तरीके से इनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। और आगे विवरण दिया है पुस्तक में कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था। ये एक व्यवस्था थी जिसके तहत पुर्तगाली शासन करते थे, पुर्तगालियों ने अपने मार्ग को सुरक्षित रखा था। यहाँ पर शब्द है कार्टेज। कार्टेज का मतलब होता है परमिट, मतलब आपको हमसे परमिट लेना पड़ेगा अगर आपको हमारे इस रास्ते से व्यापार करना है, तो इस समुद्री मार्ग पर हमारा कब्जा है और अगर आपको व्यापार करना है तो आपको परमिट लेना होगा, आपको कार्टेज लेना होगा। और यदि आप ये कार्टेज नहीं लेंगे तो आपको बाध्य करने के लिए हमारे पास अरमेडा की शक्ति है। ये अरमेडा क्या है? ये अरमेडा है जहाजी बेड़ा, जहाजी समुद्री जहाज़ों की शक्ति। हमारे पास इतने शक्तिशाली समुद्री जहाज है कि हम आपका जो व्यापार है, जो आप माल ला रहे हैं, इसे समुद्र में ही डुबो देंगे, तोपों से उड़ा देंगे इसे। तो अब बाध्य करने के लिए अरमेडा की शक्ति है और आपको कार्टेज लेना होगा, परमिट लेना होगा। ये जो व्यवस्था है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो कार्टेज लेना होगा। यह व्यवस्था ही कहलाती थी कार्टेज अरमेडा व्यवस्था। ठीक है, और ये सभी को अनिवार्य था। आप कोई भी हो, अगर आपको पुर्तगालियों के रास्ते से व्यापार करना है, हिंद महासागर में व्यापार करना है, तो आपको कार्टेज लेना होगा। और ये कार्टेज लेना पड़ा था अकबर को भी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह को व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा था, यानी अनुमति या फिर परमिट लेना पड़ा था? तो अकबर को लेना पड़ा था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ों का व्यापार कर सकते थे, आप दो चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकते थे। ये प्रश्न पूछा जाता है। पहली चीज़ थी काली मिर्च। काली मिर्च का व्यापार पुर्तगाली नहीं करने देते थे। वो कहते थे काली मिर्च पर सिर्फ हमारी हुकूमत है, काली मिर्च का व्यापार सिर्फ हम करेंगे। दूसरा गोला बारूद। गोला बारूद आप नहीं ले जा सकते, गोला बारूद ले जाने और काली मिर्च ले जाने की अनुमति नहीं थी।
और स्वयं को पुर्तगाली जो थे सागर का स्वामी यानी हिंद महासागर का मालिक कहते थे कि मैं इस सागर का स्वामी हूं, मैं इस सागर का मालिक हूं। यह व्यवस्था कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था कहलाती थी। आगे देखेंगे कि पुर्तगाली प्रभाव भारत पर क्या पड़े। जो पुर्तगाली आए उनमें क्या अच्छाइयाँ रहीं, क्या बुराइयाँ रहीं, क्या प्रभाव पड़े, क्या हमें मिला। पहली चीज, भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है कि जब ये पुर्तगाली भारत आए तो भारत और जापान के बीच में व्यापार प्रारंभ हुआ। ठीक है। गोवा में धर्म परिवर्तन, गोवा में बड़ी मात्रा में ईसाई जातियां रहती हैं। ठीक है, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, तो गोवा में बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन हुआ। 1560 में गोवा में एक ईसाई धार्मिक न्यायालय भी खुल गया। ठीक है, इन्होंने गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय खोला। क्या था ये ईसाई धार्मिक न्यायालय? ये कोर्ट हुआ करती थी, एक न्यायालय हुआ करता था जिसमें अपराध का दंड ईसाई जो पुस्तक है उसके अनुसार ही मिलता था। ठीक है, कि आपको ईसाई धर्म के अनुसार ही हम न्याय करेंगे, उसके अनुसार ही आपको दंड मिलेगा। जब पुर्तगाली भारत आए तो वो अपने साथ तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद ये सारी किस्में भी लेकर आए। इससे पहले ये भारत इनसे अज्ञान था। तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद ये फसलें पुर्तगाल से ही भारत आई हैं। दूसरी चीज, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस। जहाज निर्माण का ज्ञान जो है पुर्तगालियों से भारतीयों को मिला और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में 1556 में हुई, 1556 में। तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की ही देन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोथिक स्थापत्य कला। एक स्थापत्य कला क्या होती है पहले यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, भवन निर्माण की कला स्थापत्य कला कहलाती है। यानी जो भवन इमारतें बनाई जाती हैं ये किसी ना किसी कला से बनाई जाती हैं कि ऐसा डिज़ाइन होगा, ऐसा डिज़ाइन होगा, ऐसी मेहराबें होंगी, ऐसा डिज़ाइन होगा। इस तरीके की जो डिज़ाइंस की इमारतें और जो है बनती हैं वो किसी ना किसी कला से बनती हैं, उस कला को स्थापत्य कला कहते हैं। तो पुर्तगाली जिस स्थापत्य कला को लेके आए थे उसका नाम था गोथिक। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के भारत आने से कौन सी स्थापत्य कला भारत आई? तो गोथिक स्थापत्य कला भारत आई। ठीक है, जब पुर्तगाली भारत आते हैं तो औषधि वनस्पति के संबंध में ग्रंथ का प्रकाशन होता है पहला। ठीक है, पहला औषधि जो वनस्पति ग्रंथ है इसका प्रकाशन होता है और कहाँ होता है? गोवा में होता है। तो इतना विवरण हमारी परीक्षा वाली किताब में है पुर्तगालियों के संबंध में चैप्टर 1 में। ठीक है, जिसे हमने नोट्स के फॉर्म में आसानी से देखा है और याद करना आपके लिए बहुत आसान है। आप इसी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप TGT, PGT हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, JRF किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप RO, ARO, UPSC, PCS की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हिस्ट्री आती है तो ये पुर्तगाली से संबंधित चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है और ये सारे के सारे पॉइंट एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई टॉपिक, कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इस तरीके से नोट्स के फॉर्म में आप पढ़ना पसंद करेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे हम इसी तरह से इस पूरी बुक को कंटिन्यू करेंगे और जल्द से जल्द इस पूरी किताब को समाप्त कर देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं इधर उधर से पढ़ने से अच्छा है हम किताब से पढ़ें और जिससे हमें कम से कम 1 या 2 या 3 किताबें हमारी पूरी तैयार हों एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।